ओके गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। कैसे हम लोग रेट लॉ लिखेंगे, है ना। तो देखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन रेट लॉ को अगर आप कैसे डिफाइन करोगे, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सप्रेस करो या एक्सप्लेन करो, है ना, या डिफाइन करो रेट लॉ को, ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे रेट लॉ को? आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? एनीवन बोलो। किसी को आइडिया है कैसे हम लोग रेट लॉ लिखते हैं? एनीवन? रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम लोग हमेशा किसके टर्म में लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट कांस्टेंट के बीच में, है ना। कैसे? देखो, रेट जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर, है ना। ये ऑर्डर कभी कभी बराबर हो जाता है किससे? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। कभी कभी नहीं होता है, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है ना। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, याद रखना। ओके, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, और ये एक्सप्रेशन जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, या हम लोग बोल सकते हैं रेट लॉ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ। फाइन। और यहाँ पे के क्या है हमारा? के बताना। के हमारा है रेट कांस्टेंट। के हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, है ना। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है सबको, है ना। और देखो, अब हम लोग डिफाइन करें किसको? रेट कांस्टेंट क्या होता है और कैसे डिफाइन करेंगे रेट कांस्टेंट के को। अब हम लोग जा रहे हैं के को डिफाइन करने, है ना। तो के को डिफाइन करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि कंसंट्रेशन को हम लोग 1 मोलर ले रहे हैं। कितना? 1 मोलर, ठीक है। तो जैसे ही आपने कंसंट्रेशन को 1 लिया और यहाँ पे आप पुट करोगे वैल्यू को, तो आपका रेट आर जो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू के टाइम्स 1 टू द पावर ऑर्डर। यहाँ पे 1 है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? आर इक्वल टू के। आर इज इक्वल टू के, तो के को कैसे डिफाइन करेंगे? के इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of each and every species which are present in the rate law will be unity। यूनिटी होना चाहिए मीन्स 1 होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। ये डिफिनीशन है, आप लोग याद रखना। हो सकता है कभी कभी बोर्ड में पूछ ले, है ना, 12th बोर्ड में, के कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो के इज डिफाइन एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द रेट लॉ इज यूनिटी या 1 मोलर, या 1 मोलर, है। ये डिफिनीशन याद रखना बोर्ड के लिए। जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जेई के लिए ये नहीं पूछेंगे ये लोग। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस आता है ना, या थ्योरेटिकल आएगा कोलिजन से, है ना, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो यूनिट फाइंड करने से, जैसे आर इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी लोग ध्यान सुनना, आर इक्वल टू के इंटू सी टू द पावर एन। सी हमारा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे सी क्या है हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। सी हमारा कंसंट्रेशन है। एन क्या है हमारा? एन हमारा ऑर्डर है। एन क्या है हमारा? ऑर्डर है। आर क्या है? रेट। के क्या है? रेट कांस्टेंट। के हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट। और इसी की यूनिट निकालना है, तो आर डिवाइड बाई सी टू द पावर एन। ये सी क्या है हमारा? कंसंट्रेशन है, और हम लोग कंसंट्रेशन को यहाँ पे मोलारिटी के टर्म में ले रहे हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? मोल पर लीटर, हाँ या ना? हो जाएगी ना, ठीक है। बोलो, होगी कि नहीं होगी? वो यूनिट ऑफ आर क्या होगा?
यूनिट ऑफ आर क्या होगा? रेट का यूनिट क्या है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद आया? मोल पर लीटर, है ना, डिवाइड बाई सेकेंड। बोलो याद आया कि नहीं आया? यही था ना हमारा यूनिट रेट का, है ना? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो मोल पर लीटर डिवाइड बाई सेकेंड, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको इसको हम लोग और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, मोल इनटू लीटर इनवर्स, है ना? ठीक है, क्लियर है? एंड सेकेंड इनवर्स, फाइन। तो ये हमारा यूनिट हो गया रेट का। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, या मोल डॉट लीटर इनवर्स, है ना? तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट किया मैंने, और कंसंट्रेशन का। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये कॉमन दिख रहा है सबको, नीचे भी ये है, सेम है ना, मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स। ठीक है, तो इन सबको कॉमन करके क्या लिख सकते हैं हम लोग? K is equal to mole into liter inverse to the power n minus 1 into second inverse। और यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर। तो ऑर्डर चेंज होगा, K का यूनिट भी चेंज होता चला जाएगा। अगर आपने n को 0 रखा है तो यूनिट क्या आएगी बताओ? अगर आपने n को यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो यूनिट क्या आएगी बोलो? n को, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, क्या करना है हमें? एन की जगह पे 0 पुट कर दो। यहाँ पे एन को जैसे ही आपने 0 पुट करा तो 0 ऑर्डर होता है। अभी इतना डिटेल नहीं जाना है, तो के का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? एन को, एन को आप लोग 0 पुट करो यहाँ पे, है ना? तो के हो जाएगा के इक्वल टू मोल इंटू लीटर इनवर्स। एन को क्या पुट करना है हमें? 0। तो 1 - 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा के इक्वल टू मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट है किसका? जीरो ऑर्डर का। ये याद रखना, ये यूनिट है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ये होता है। वैसे ये बाद में भी आएगा, है ना? अगर आपने एन को 1 पुट किया तो एन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है के इंटू सेकेंड इनवर्स, है ना? के यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ओके, एन 2 पुट करोगे तो सेकेंड ऑर्डर का यूनिट हो जाएगा मोल इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल इंटू लीटर याद रखना, ये यूनिट बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, हाँ, ध्यान रखना। ठीक है, मोल इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, लीटर इनवर्स नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं N3। यूनिट ऑफ, अगर एन की वैल्यू को अगर आपने पुट किया कितना 3, तो के का यूनिट क्या सबका यही आ रहा है? सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ, क्या सबका सेम आ रहा है? मोल टू द पावर -2 इंटू लीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या सबका यही आ रहा है या आपका डिफरेंट आ रहा है? बोलो, क्या सबका सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? बोलो सभी लोग। एन को 3 पुट करो एक्सप्रेशन में, ये वाले में एन को आप 3 पुट करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना? ऑर्डर निकालने के लिए अगर कोई बोले, मींस यूनिट निकालने के लिए, और ऑर्डर की वैल्यू दी हो, तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए, कि ऑर्डर जो है ना, हम लोग ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। हम लोग बैठ के नहीं बता सकते हैं कि ये पार्टिकुलर रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है ना? ऐसे हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं ऑर्डर के बारे में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना? ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है ना, कोई सा भी, ठीक है, रैंडम रिएक्शन है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर को, ऐसे नहीं मन किया तो चलो फाइंड कर लेते, नहीं नहीं, ध्यान रखना।
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर। अब आप लोग ये सोच रहे होगे सर आपने यहाँ पे तो ए और बी रखा है, फिर पी और क्यू क्यों मैंने यूज करा, ए बी क्यों नहीं? बोलो, मैंने ए और बी क्यों नहीं यूज करा यहाँ पे? एनीवन? मैंने यहाँ पे ए और बी क्यों नहीं यूज करा, पी और क्यू क्यों? किसी को आइडिया है? एनीवन? स्मॉल ए और एन बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए एंड बी। क्यों बोलो? एनीवन? यस, ऑर्डर जो है स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी इंटू बी कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्यू। ये याद रखना। पी और क्यू क्या है? पी याद रखना, पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए से बात हो रहा है। सिमिलरली क्यू क्या है? पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि कंसंट्रेशन ए और बी रिएक्शन दिया हुआ है, ए प्लस बी, है ना? आगे देखेंगे हम लोग जस्ट, ठीक है? तो वहां पे आपको आइडिया लगेगा कि पार्शियल ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, केवल ए का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो हमारा रेट भी चेंज हो जाता है ना? रेट, ठीक है? तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? पी प्लस क्यू, है ना? ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? पी प्लस क्यू, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलो, किसी को आइडिया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बोलो, क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। सम होता है ना? इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये याद रखना। इसलिए हम लोगों ने P प्लस क्यू करा, है ना? और एक चीज नोट में लिखना, सभी लोग भूलना नहीं कि हमारा जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर जो है हमारा, क्या हमारा ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? बोलो, क्या हमारा ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना? और फ्रैक्शन भी, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ऑर्डर हमारा, ठीक है? बोलो, आगे चले हम लोग। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? अब आप लोग ये बताना, सपोज करो मैंने एक जनरल इक्वेशन रखा है, मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी जो है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पी दे रहा है ना? बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बैलेंस अनबैलेंस हमें कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, ठीक है? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? रेट, मान लो यहाँ पे के है, क्या हम लोग के concentration of A to the power x, B concentration of B to the power y, concentration C to the power z, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बोलो गाइस,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर। सम ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन विच आर अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम नहीं, पावर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन के पावर, है ना। फाइन। एक चीज और याद रखना, ऑर्डर जो है ना हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? देखो कैसे। ऑर्डर जो होता है ना हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है रेट, है ना। कैसे? देखो कंसंट्रेशन अगर आप चेंज करते हो, देखो कैसे। मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया है ना, रेट लॉ, ठीक है। रेट इज इक्वल टू के इंटू सी टू द पावर एन। सी हमारा कंसंट्रेशन है, एन हमारा ऑर्डर है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर एन हमारा 2 हो जाए तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू सी स्क्वायर। फाइन। अब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, क्या किया आपने, सी को 2C कर दिया, आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, तो अब आप ये बताओ रेट में क्या चेंजिंग होगा। बोलो बोलो। कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट क्या बन जाएगा हमारा, के इंटू 2C का स्क्वायर, ये किसके बराबर, 4 टाइम्स के सी। इसका मतलब ये हुआ पहले हमारा रेट जो है के सी स्क्वायर था, अब क्या है हमारा 4 टाइम्स के सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ हमारा रेट जो है कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, बोलो। रेट हमारा कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स, ये याद रखना है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। और ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया कि ऑर्डर कैनॉट बी प्रिडिक्टेड बाय सीइंग स्टाइकोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली मेजर। हमेशा हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, देख के नहीं बता सकते, है ना। ठीक है। तो जैसे आपके पास एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, अल्फा ए प्लस बीटा बी इजकल टू डेल्टा सी प्लस लेमडा डी, है ना। इक्वेशन है हमारा जनरल, जनरल है ये। तो रेट लो क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या, ए टू द पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे अल्फा है, मैंने अल्फा नहीं यूज करा, मैंने यहाँ पे यूज किया एक्स। बी है, बी के पावर वाई है, बीटा नहीं यूज किया। ये हमारा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है हमारा, एक्स एंड वाई आर पार्शियल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन, ए का है या बी का है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं अगर हमारा रिएक्शन, यहाँ पे तो जनरल रिएक्शन लिखा है ना, कुछ मैंने कुछ मेंशन नहीं करा, यहाँ पे क्या था, ये जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। जनरल रिएक्शन, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखा गया है जिससे हम लोग ये कंक्लूड करें कि ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है कि फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है कि सिंगल स्टेप है ना। ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो आप लोग याद रखना, हमारा जो एक्स है, एक्स अल्फा के बराबर नहीं होगा। कब? जब कुछ भी मेंशन ना हो। एक्स जो है अल्फा के बराबर नहीं होगा और वाई जो है बीटा के बराबर नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। बट अगर अगर जनरल रिएक्शन की जगह पे अगर किसी ने ये लिख दिया कि रिएक्शन जो है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हो या वन स्टेप रिएक्शन लिखा हो, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन जब भी पढ़ना ना तो ध्यान से पढ़ते रहना कि या तो एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा रहेगा या तो वन स्टेप रिएक्शन लिखा रहेगा या तो सिंगल स्टेप रिएक्शन, है ना। इस केस में अगर ऐसा कुछ लिखा दिखा क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, सीधे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर कर दोगे ऑर्डर को। समझ गए? एक्स जो है अल्फा के बराबर हो जाएगा, वाई जो है बीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, ओके। ठीक है गाइस, तो अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अल्फा एंड बीटा आर
स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना वहां पे रिएक्शन का। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। कब करोगे? कंडीशन याद रखना, एलिमेंट्री हो, वन स्टेप हो, सिंगल स्टेप हो। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा था ना, इसी के बराबर कब होगा? जब एलिमेंट्री या वन स्टेप लिखा हो, अदरवाइज नॉट, है ना। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? तो फर्स्ट आप लोग ऑर्डर, आप लोग ये बताओ, रेट लो एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग को ये बताना है थर्ड एंड फोर्थ, ट्राई करो सभी लोग। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ का आंसर बताओ सभी लोग। आपको 2a प्लस बी इजकल टू प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है 2, और विथ रिस्पेक्ट टू बी -1। तो आपको ये बताना है, अगर कंसंट्रेशन ए को डबल कर रहे हो तो क्या इफेक्ट होगा रेट पे, है ना। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को 1/3 कर रहे हो तो रेट पे क्या चेंज आएगा, है ना। रेट रेट जो हमारा न्यू रेट है, क्या इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो तो? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये आपको मेंशन होगा, ये आप देख के नहीं बता सकते। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन मेंशन होगा। सर नेगेटिव वाई कहाँ पे आशीष? नेगेटिव ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, देख लो। अच्छा ऑर्डर पूछ रहे हो आप ना, ऑर्डर यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सभी लोग थर्ड एंड फोर्थ ट्राई करो। रेट लो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है ना। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा? के टाइम्स ए टू द पावर 2 और बी टाइम्स वाई टू द पावर -1, यही हमारा हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक्स और वाई मेंशन है क्वेश्चन में, है ना। अब आपको बताना है कि आप लोग, मैंने फर्स्ट और सेकंड कर दिया, सेकंड बी, ए बी जो है, और आपका सी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, थर्ड का मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, बट आप लोग ट्राई करना। कितना आएगा? आर डैश है प्योर न्यू, 4 टाइम्स आएगा पुराने वाले से। फोर्थ वाले का आंसर आएगा, आपको याद रखना, आर डैश इक्वल टू R/2। तो ये आप सभी लोग ट्राई करना, है ना, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना। ये फिफ्थ का आंसर है। ठीक है, R/2, एंड फोर्थ का आंसर है आपका आर डैश जो है हमारा 3 टाइम्स आएगा। ये ओल्ड ओल्ड रेट, जैसे आर है ना, इसी को मान लो ऐसे लिख लो, आर इक्वल टू के टाइम्स A⁻², B⁻−1। तो न्यू वाले को क्या मान लोगे? आर डैश। तो इ, इस हिसाब से आप लोग बताना है कि न्यू वाला जो रेट है कितना टाइम्स पुराने वाले से हो गया, डिक्रीज कितना टाइम्स हुआ है या इंक्रीज कितना टाइम्स हुआ है, यही बताना है ना। तो आंसर मैंने लिख लिया, सभी लोग ट्राई करना, और किसी को फिर भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर पूछना, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। आपको दिया हुआ है रिएक्शन, है ना। क्या दिया हुआ है? 3a से B+C बन रहा है, और k का वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ a दिया हुआ है यहाँ पे 0.5, देन वैल्यू ऑफ -dA/dt। अब बताओ कैसे करोगे आप लोग? रेट को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, याद आया आपको? एक तो हम लोग इंस्टेंटेनियस से लिख सकते हैं, एक हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन से। ठीक है, इंस्टेंटेनियस से लिखोगे तो रेट क्या हो जाएगा हमारा? -1/3 dA/dt। एक्सप्रेशन से यहाँ पे इससे मैंने लिखा है ऊपर वाले से।
ठीक है। रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट, जो हमारा इक्वेशन है ना, 3a गिव्स b+c के टाइम, है ना। तो रेट क्या हो जाएगा? के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर। अब टू मैंने कहाँ से लिख दिया? क्या ये टू सही है या गलत है? बोलो। ये मैंने टू कहाँ से लिख दिया? क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, बताओ। बोलो। सही हो कैसे? सर, ए और बी दोनों है ना, हो बी और सी दोनों है ना प्रोडक्ट में। ऑर्डर है ये। ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है कि आपका प्रोडक्ट में क्या है, रिएक्टेंट पे क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पावर टू क्यों आया है, अब आप लोग ये बताओ। अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो उसको आंसर मिल गया होगा। लेकिन फिर भी ये बताओ, क्या मैं टू सही है या गलत है? कि मैं टू कैसे जान गया? मुझे ये कहाँ से पता चल गया? क्या मैं अंतर्यामी हूँ? ये मुझे कहाँ से आइडिया लग गया, बताओ। बोलो। किसी को आइडिया है टू कहाँ से आ रहा है? बोलो। के का यूनिट देखो आप लोग, ध्यान से देखो, ये के का यूनिट किसका यूनिट है ये? अभी हम लोग ने देखा था ना, के का यूनिट किसका है? लीटर डिवाइड बाई मोल इंटू मिनट। लीटर डिवाइड बाई मोल इंटू मिनट, ये यूनिट होता है सेकेंड ऑर्डर का। किसका होता है? सेकेंड ऑर्डर का, इसलिए मैंने यहाँ पे टू पुट किया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? दोनों इक्वेशन को यूज करके आप लोग आंसर मिल जाएगा, है ना। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, है ना, तो आपको मिल जाएगा -da/dt 3 टाइम्स के टू द पावर ए स्क्वायर, यही आंसर आएगा, है ना। तो क्वेश्चन कभी भी कैसे भी बना सकते हैं वो लोग, है ना। ऑर्डर नहीं देंगे, और ऑर्डर फाइंड करने का आपको कुछ सोर्स भी नहीं पता चलेगा, बट ध्यान रखना के का यूनिट, के यूनिट से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर, है ना। ठीक है, फाइन। और ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, जेई मेन में आया है 2020 में, है ना। ठीक है, क्लियर है? अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो बताना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जेई मेन 2020 में आया हुआ है। मेन आप लोग अब जो है हमारे लिए important क्या है ये देखो। ऑर्डर फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है पेपर में, एग्जाम में आपको। एक्सपेरिमेंटली डाटा से हम लोग फाइंड करते हैं ऑर्डर, तो एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया रहेगा, आपको एक्सपेरिमेंट डाटा मेंशन रहेगा। जैसे यहाँ पे जनरल रिएक्शन है ना, 2a+3b 4c बन रहा है ना। तो देखो, एक्सपेरिमेंट वन, कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, और इनिशियल रेट भी दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट टू करा हमने, ए बी एंड रेट भी दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट थ्री करा हमने, रेट दिया हुआ है दोनों। ठीक है, तीनों का रेट दिया हुआ है, 1 2 3 जो भी है, वैल्यू मेंशन है यहाँ पे। अब हम कैसे फाइंड करोगे ऑर्डर? ऑर्डर इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग का अप्रोच क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट डाटा दिया रहेगा ना, उन सबका रेट लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे हम लोग? रेट लॉ एक्सप्रेशन। फर्स्ट वाले का लिखा मैंने, सिमिलरली मैंने सेकंड वाले का लिखा, है ना, सिमिलरली मैंने थर्ड वाले का लिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ, है ना, समझ रहे हो आप। वैल्यू मैं पुट करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेन रेट होगा हमारा, रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर एक्स वाई, है ना। हम लोग कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे, 2 3 दिया हुआ है तो चलो लिख देते हैं 2 and 3, नो, ये कभी मत यूज करना आप लोग। 2 and 3 कभी यूज ना कर, है ना। हाँ बोलो, डाउट है बोलो, किसी को डाउट है, एनीवन? नो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना। अप्रोच क्या है, इसके बाद तीनों एक्सपेरिमेंट डाटा को अब 1 by 1 आपको पुट करना है वैल्यू, और आपको फाइंड करना है ऑर्डर और के की वैल्यू एंड इट्स यूनिट भी। ऑर्डर फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, के का यूनिट फाइंड करना है ना।
इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सभी लोग ट्राई करो, 1 by 1 वैल्यू पुट करो, और आपको एक आइडिया दे दे रहा हूं मैं, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप सोचो कि इक्वेशन 1 में से डिवाइड करोगे 2 को, या 2 में को 3 से, 3 से 1 से, है ना। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, है ना। ट्राई करो सभी लोग, ऑर्डर और के और यूनिट फाइंड करो सबका, है ना। सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। ऑर्डर कितना आ रहा है, सभी लोग ट्राई करो। वैल्यू सब दिया हुआ है, ठीक है। रेट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, के का नहीं दिया हुआ है, तो के क्या डिवाइड करोगे, के कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे क्या होगा, है ना। ए का कंसंट्रेशन देखो 0.1 है, यहाँ पे 0.1 पुट करो, बी दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 पुट करो, है ना। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 2 के लिए रेट दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। के नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करोगे तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। आपको कुछ आइडिया यहाँ पे दिखा, है ना। तो आप लोग को ये दिखा इक्वेशन 1 मैंने कैसे लिखा, रेट यहाँ पे दिया हुआ है देखो, सर y1 होगा। y1, यस, वाह ग्रेट, y हमारा 1 है, यस। कैसे किया आपने? सर पहली और दूसरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया आपस में, तो 2 इजिकल टू यस, 2 की पावर y आ गया। हाँ हाँ, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है ठीक है, हाँ। फिर x कैसे निकाला आपने? x अभी नहीं निकाला कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग ट्राई करो, x फाइंड करो अब। और जब भी डिवाइड करने से पहले आप लोग माइंड में क्या आना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि कौन सा कट जाएगा पूरा का पूरा। जैसे देखो, अगर आपने 1/2 करा, तो हमें करने से मिल क्या रहा है। अगर आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे देखो सभी लोग ध्यान देखना, अगर आपने ऐसा करा 1/2, तो ये देखो कि जो वैल्यू सेम रहेगी ना, के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमारा y का वैल्यू आया है। y वैल्यू आ गया हमारा 1। सेम अब आपको सोचना है x कैसे फाइंड करोगे। x2 ऐसे, आ गया। हाँ, ऐसे आपको इक्वेशन फाइंड करना है जहां से y कैंसिल आउट हो जाए, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2/3। तो इसमें करोगे ना, तो 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि y कॉमन है, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बच जाएगा केवल पावर में। ठीक है, किसी को डाउट है, एनीवन? देखो 1/2 किए तो आपका y का वैल्यू 1 आ गया, 2/3 करोगे तो x आपका 2 आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब बताओ, इस कैलकुलेशन में क्या आपसे कैलकुलेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, बताओ। यस, राहुल का सही है, आशीष का भी सही है, वाह ग्रेट, है ना। क्लियर है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा 3। यहाँ तक किसी को डाउट है, जिसको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड हो रहा है? देखो बोलो, 1 मिनट टाइम है, सोचो। कोई है जिसको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एनीवन? सबको क्लियर है ना? आशीष, दीपांशु, हिमांशु, जतिन, खुशबू, यस सर। लर्न विथ फन, है ना। राहुल, शाबाश, शिखर, तरुण, वैष्णवी, क्लियर है ना? आपको डिवाइड करने से पहले क्या क्लियर होना चाहिए, कौन सा कैंसिल करना चाह रहे हो आप, कौन सी वैल्यू सेम है। जो वैल्यू सेम रहेगी कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये 1/2 करा था मैंने, के कैंसिल, 0 0 कैंसिल, देखा, है ना। इसलिए ये पूरा इक्वेशन y के टर्म में आ गया, तो सेम 2/3 करोगे ना, तो y कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे ही ऑर्डर आ गया, बस उसके बाद क्या करेंगे, के कैसे फाइंड करोगे ये बताओ आप लोग। ऑर्डर तो फाइंड कर लिए, के बताओ, के का अप्रोच क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे आप लोग? सर किसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल देंगे, k मिल जाएगा। यस,
कोई सा भी इक्वेशन ले लो, कोई सा भी, जैसे 3 इक्वेशन है ना हमारे पास, 3 इक्वेशन, कोई सा भी एक इक्वेशन उठा लो, है ना, वहां पे एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई सा भी एक इक्वेशन, वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपका के का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे, ऑर्डर बताओ आप लोग। एक्स और वाई को प्लस करते हैं। यस, ऑर्डर पता चल गया। यूनिट कैसे फाइंड करोगे, ऑर्डर आ गया हमारा, सही है, ऑर्डर पता चल गया, के की वैल्यू पता चल गई, है ना। यूनिट कैसे फाइंड करोगे बोलो, यूनिट बताओ, यूनिट। एनीवन, किसी को आइडिया लग रहा है यूनिट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। यूनिट निकालने का मैंने आज ही फॉर्मूला बताया था आप लोग को, मैंने बोला था ना, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आया ना, बताया था ना हमने। बोलो, किसी ने करा, आपको ऑर्डर पता चल गया, के की यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला याद आया, यहाँ पे याद आया कि नहीं, अभी हम लोगों ने कवर किया इसे। एन क्या था हमारा, ऑर्डर, और एन की वैल्यू क्या है, 3, 3 पुट करो, यही हमारा यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। फाइन, तो आज हम लोग केवल जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फिर nth ऑर्डर, है ना, हाफ लाइफ, सारी चीजें होगी, है ना। आज बस हम लोग जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं। देखो, जीरो ऑर्डर का मतलब ये हुआ, है ना, सपोज कर लो आपके पास रिएक्टेंट ए है, ए से हम लोग पी प्रोडक्ट बन रहा है, टाइम टी जीरो पे कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, वहाँ ए मान लिया मैंने, टाइम टी इक्वल टू टी पे कुछ तो अमाउंट डिसोसिएट हुआ होगा, ये तो क्या बना, ए माइनस एक्स, है ना। इसे हम लोग एटी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एटी या सीटी, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। कोई कोई बुक में एटी यूज करता है, कोई कोई बुक बुक में सीटी यूज करेगा, टेंशन ना लेना, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, है ना, एटी लिख लो या सीटी, कंफ्यूज ना होना, है ना, दोनों का मतलब सेम ही है। ए का मतलब क्या है, सी नोट या ए नोट, फाइन, यहाँ पे आप लिख सकते हो सी नोट, ठीक है ना। तो ए नोट या सी नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, एटी क्या है, इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, डिसोसिएट हुआ उससे नहीं, कितना बचा है, ये ध्यान रखना। ओके, अब आप लोग बता पहले, हम यहाँ पे दो टाइप से रेट लिख सकते हैं ना, दो टाइप से, हम लोग दो टाइप से रेट लिख सकते हैं ना यहाँ पे, बोलो हाँ या ना, बोलो, क्या मैं दो टाइप से रेट लिख सकता हूँ, बोलो, किसी को आइडिया है कैसे। फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, रेट सिंपल इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डी ए बाई डी टी। सेकेंड क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, क्या रखूं, एन या जीरो, ऑर्डर जो है यहाँ पे एन लिख देता हूँ, और जीरो ऑर्डर में एन की वैल्यू हो जाएगी जीरो, है ना, एन की वैल्यू जीरो पुट कर लेना, तो दोनों रेट को मैं, अब वन ले लो, इसको हमने टू ले लिया, अब दोनों को इक्वेट करो यहाँ पे, है ना, दोनों को मैंने क्या करा, इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे टी लिख लेना, डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ए टू द पावर एन की वैल्यू जीरो है तो जीरो पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारा वन, ये वन हो गया, तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ आ गया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स, फिर मैंने ये dt को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, किधर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में, ओके, नॉट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन आता है ना सबको,
अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होती है बताओ, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ dx x, यस, है ना, क्या होगा हमारा x, फाइन। और इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, x पावर 2। हाँ, ठीक है, फाइन, है ना। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है, ये यूज हुआ ना, कंसंट्रेशन आ गया 80, समझ रहे हो आप ना, यहाँ Yes, पे sir. d80 को इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज नथिंग बट ए क्या था, हमारा कंसंट्रेशन था, समझ गए। Yes, sir. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लोअर, ये क्या है हमारा लोअर लिमिट एल, ये क्या है हमारा अपर लिमिट यू, फाइन। तो Yes, कैसे sir. वैल्यू निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस Lower limit. वॉल्यूम। लोअर Lower लिमिट, limit. है ना। तो ये Hmm. हमारा आ जाएगा 80 माइनस ए नोट इक्वल टू माइनस के टी, तो 80 क्या हो जाएगी, 80 इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। और ये हमारा इक्वेशन आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना, क्लियर है। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक, एनीवन, No, sir. बोलो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जीरो ऑर्डर का, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, फाइन, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं लोग, है ना। कभी कभी बुक में दिया रहता है एक्स इक्वल टू के टी, तो आप बोलोगे सर बुक में तो एक्स इक्वल टू के टी दिया है, कैसे हो गया, है ना। एक्स क्या था हमारा, डिसोसिएटेड अमाउंट था ना, तो एक्स वहां पे क्या था आपको याद आया, जैसे हमारा ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है ना, ए टी क्या था वहाँ हमारा, वहां पे ए माइनस एक्स था ना, ये क्या था ए माइनस के टी। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू के टी, ठीक है, फाइन। अब टी हाफ क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि टी हाफ बताओ, तो टी हाफ होता क्या है, बोलो। कोई अगर आपसे पूछ ले कि टी हाफ Half बताओ, the period. टी हाफ का मतलब है कि टाइम एट विच रिएक्टेंट बिकम हाफ फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से कितना टाइम पीरियड के बाद हाफ हुआ है, टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड का मतलब हाफ अमाउंट बचा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 80 क्या था, कितना बचा है, कितना डिसोसिएट हुआ नहीं, कितना प्रेजेंट है अभी, तो 80 हो जाएगी हमारी ए नोट बाई टू, ठीक है। 80 हमारी क्या हो जाएगी, ए नोट बाई टू। तो ए नोट बाई टू को हम लोग पुट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो ए नोट के जगह अगर आपने ए नोट बाई टू पुट किया 80 की जगह पे, ए नोट बाई टू, तो आपको वैल्यू आ जाएगी पुट करने के बाद टी हाफ आ जाएगा, टी की जगह पे पुट करना होगा, यहाँ पे टी की जगह पे आपको पुट करना होगा टी इक्वल टू टी हाफ, है ना। 80 की जगह पे ए नोट बाई टू, तो आपका टी हाफ आ जाएगा ए नॉट बाई टू के। ये मैं प्रूफ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं ये लोग, है ना, प्रूफ करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो टी हाफ जो है फॉर्मूला याद रखना फॉर जीरो ऑर्डर ए नॉट बाई टू के, है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा टाइम कंप्लीशन, टाइम कंप्लीशन जो है ना, ये एक चीज ध्यान रखना, ये केवल जीरो ऑर्डर में होता है। टाइम कंप्लीशन का मतलब ये हुआ कि टाइम एट विच रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम या कंप्लीटली खत्म हो गया, है ना। ऐसा टाइम जब रिएक्टेंट बचा ही नहीं, पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया किस में, कन्वर्ट हो गया किस में, प्रोडक्ट में। अगर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 80 की वैल्यू जो होगी जीरो हो जाएगी, हाँ या ना, Yes, sir. समझ रहे हो आप ना। अगर पूरा कंज्यूम हो गया हमारा, मान लो ए है, ए से पी जा रहे हो, टी इक्वल टू जीरो पे ए था,
टी इक्वल टू टी पे मैं ये बोल रहा हूँ पूरा कंज्यूम हो गया, मीन्स पूरा हाँ कंज्यूम का मतलब ये हुआ माइनस ए, और ये पूरा प्रोडक्ट ए बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, एटी की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, हमारी एटी की, समझ गए, और ये किसकी वैल्यू है, ए नोट के। ठीक है, बस ये कंडीशन पुट करना है, ए नोट एटी को 0, तो आपको टी कंप्लीशन का फॉर्मूला आ जाएगा। और ये कभी कभी पूछ सकते हैं आपको मेंस में, टी कंप्लीशन कैसे फाइंड करोगे, इज नॉट क्या होता है, टी कंप्लीशन का फॉर्मूला ट्वाइस द टी हाफ, जो मान लो टी हाफ दिया रहेगा ना, तो उसको डबल कर देना, वही टी कंप्लीशन होगा। ओके, ठीक है। अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं, और ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको रेट इक्वल टू के टाइम्स ए नोट के पावर 0, इसको क्या लिख सकते हो, रेट इक्वल टू के ना, ठीक है, रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ, तो कौन सिंगल हॉरिजेंटल लाइन होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ है, अगर ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ठीक है, तो ए नोट माइनस के टी को वाई मान लो, इज इक्वल टू के क्या है हमारा, एम, टी क्या है हमारा, एक्स है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, ये ओरिजिन से पास होगा, है ना। स्लोप क्या है हमारा के, ये याद रखना कैसे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा एटी और टी में पूछ रहा है, ठीक है, एटी और टी में पूछ रहा है, तो हमारा एक्सप्रेशन याद है ना सबको, एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ग्राफ किसके बीच में है, वाई इक्वल टू ए नॉट नहीं पता क्या है हमें, तो सी होगा सी माइनस के, टी क्या है हमारा, टी हमारे यहाँ पे एक्स है, तो के एक्स, आपको कुछ दिख रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, है ना, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो है, बस स्लोप यहाँ पे क्या हो गया हमारा, माइनस के है। ठीक है, इस स्लोप माइनस के का मतलब हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, और कट कहाँ करेगा, इंटरसेप्ट पे, कहाँ पे, सी पे, है ना, तो हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ आ गया। क्लियर है सबको, बोलो, किसी को डाउट है, एनीवन, है ना, क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है ना किसी को यहाँ पे, ग्राफ ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आएगा, परसेंटेज का, रेशियो का, सब आएगा, टेंशन ना लो, सब चीज, ठीक है, जो आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा आएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, है ना, परसेंटेज भी आएगा, रेशियो दिया रहेगा, हाफ निकालो, 3/4 निकालो, 4/5 निकालो, है ना, सब आएगा, उसका भी फॉर्मूला है ना। क्लियर है ना। अगर ग्राफ बोले टी हाफ और ए नोट के बीच में, तो कैसे निकालोगे, टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाई टू के, ये इक्वेशन अप्लाई करोगे, स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 के। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना, है ना। नोट में एक चीज ध्यान रखना, क्या है, देखो, ये जो के दिया हुआ है ना हमारा, ये के यहाँ हमारा दिया हुआ है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, रेट रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान सुनना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कहीं से भी, ठीक है, पूछा भी गया है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, फाइन, ठीक है, के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में अगर कोई बोले कि आप इंटीग्रेटेड फॉर्मूला लिखो, तो आपने ऐसा लिख दिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फिर आपसे कोई पूछे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, आपने लिख दिया इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, है ना, क्लियर है। टी हाफ जो पूछेगा आप लिख दोगे ए नोट बाई टू के, फाइन। अगर यहाँ पे तो कोफिशियंट क्या है, 1 है, अगर हमारा कोफिशियंट 3 हो गया, फिर क्या करोगे, बोलो, अगर हमारा कोफिशियंट 3 हो गया तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ सभी लोग। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, सबका आंसर चाहिए मुझे, क्या सब सही है, तीनों एक्सप्रेशन, बोलो।
बोलो, क्या तीनों एक्सप्रेशन सही है जो मैंने लिखा है इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए? बोलो। है, जहां जहां के को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे, के को हमेशा थ्री के साथ ले जाएंगे। समझ गए आप लोग? Yes, ठीक है, sir. तो यहाँ थ्री एंड फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक। Three. है ना, Yes, sir. 2 into 3 के, जहां जहां के है वहां वहां 3 के कर देंगे। ठीक है, और या तो यहाँ 3 के कर दो। ठीक है, या सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ 3 के कर दो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, वैसे आप यही करना है ना। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगर कोफिशिएंट चेंज हुआ तो के भी उसी के साथ चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, बट अब Yes, sir. कहानी में आएगा ट्विस्ट। तो ये जनरल इक्वेशन है, अगर m टाइम्स है तो k हमारा हो जाता है हमेशा m के, और जहां जहां k है वहां वहां m के हो जाएगा, है ना। k रिप्लेस विथ m के को रिप्लेस करेंगे m के से, है ना। अब आप लोग ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है, इससे शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ये दोनों एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है क्या सही है या गलत है? क्या मैंने जो लिखा है वो सही है या गलत है? गलत है तो क्या गलत है, सही है तो फिर तो सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। गलत है तो क्यों है, क्या होने चाहिए वहां पे, बोलो। एनीवन, क्या लग रहा है आपको, सही है ये जो भी लिखा हुआ है, सब बातें सही है यहाँ पे इक्वेशन? यहाँ पे भी एम है, बोलो। क्या लग रहा है आप लोग को? अच्छा, राहुल ने बोला सर के साथ तो एम आना चाहिए। अच्छा, क्या सभी लोग तैयार हो, एम एम होना चाहिए यहाँ पे। टी हाफ, टी हाफ क्या हो जाएगा फिर, टी हाफ क्या हो जाएगा, बोलो। ए नोट बाई 2 m के, जहां जहां के है वहां वहां एम हो जाएगा, बोलो। क्या ये बातें सही हैं, बोलो। जो राहुल ने कहा वो सही है या गलत है, कुछ और होगा, क्या है, बोलो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस में। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए, और आपको पता है ना रेट कांस्टेंट ए या बी जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो एम एम है ना ये नहीं होगा यहाँ पे। समझ गए आप लोग, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मेंस में, एडवांस में भी, है ना, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे। तो इसलिए ध्यान रखना, के चेक करना के क्या है, के रेट ऑफ रिएक्शन है, तब हम लोग के को एम के से रिप्लेस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, याद रखना है ना। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल बेस्ड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है आपको, कैसा जीरो ऑर्डर का, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें आप कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं और आपको सबको याद करना चाहिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं जीरो ऑर्डर होते हैं। डिसोसिएशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर जीरो ऑर्डर होता है। ये याद रखना आप लोग, है ना, पीएच थ्री का, NH3 का,
2HI का गोल्ड सरफेस पे, ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, गोल्ड सरफेस पे। ये सभी एग्जांपल किसके हैं, जीरो ऑर्डर के, और ये सभी लोग याद रखना है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, याद रखना है ना, ठीक है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ओके, सेकंड ऑर्डर, देन nth ऑर्डर, Okay, sir. ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।